नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं गोपाल राम गहमरी जी द्वारा लिखित हंसराज की डायरी की दूसरी कहानी का दूसरा भाग। एक खराब तस्वीर के सिवा उसमें कुछ और था, लेकिन मुझे वहां पढ़ने का मौका नहीं मिला। अब देखता हूं तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा है, आपके रास्ते का कांटा कौन है, उसका नाम ठिकाना क्या है, आप चाहते क्या हैं, साफ लिखिए, कोई बात छिपाइएगा नहीं, अपनी सही करने की ज़रूरत नहीं है। सब लिखकर लिफाफे में बंद करके अगले रविवार 15वीं मार्च को रात के 12 बजे महालक्ष्मी पर रेसकोर्स के पास वाले रास्ते से जाइए। एक आदमी साइकिल पर चढ़कर आपके सामने से आएगा। वह आपके हाथ से चिट्ठी ले जाएगा। उसके बाद उचित समय पर आपको चिट्ठी मिलेगी। अकेले पैदल आइएगा, साथ में कोई रहने से भेंट नहीं होगी। 2-3 बार मैंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी खूब रोमांटिक है, इसमें कुछ संदेह नहीं, लेकिन हंसराज की खुशी का कारण मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुआ। मैंने पूछा, क्या बात है? मैं तो कुछ ऐसा विशेष इसमें नहीं देखता। हंसराज बोले, कुछ नहीं मिला तुमको? मैं बोला, तुमने जो अनुमान किया था वह अक्षर अक्षर ठीक उतर गया, इसमें कुछ संदेह नहीं। अपने तई छुपाने में उसका कुछ खराब इरादा हो सकता है, इसके सिवा तो मैं और कुछ नहीं पाता। बड़े अंधे हो, इतनी बड़ी चीज़ तुम नहीं देख सके? कहकर हंसराज चुप हो गए। इसी समय सीढ़ी पर किसी के आने का पदशब्द सुनाई दिया। कुछ देर तक ध्यान से सुनकर हंसराज कहने लगे, संतोष कुमार हैं, इनसे वे सब बातें कहने की ज़रूरत नहीं है। और झट मेरे हाथ से चिट्ठी लेकर उन्होंने अपनी जेब के हवाले की। जब संतोष कमरे में आए तब उनका चेहरा देखने पर मैं तो दहल गया। एक दिन में आदमी का रूप इतना बदल सकता है, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। सिर के बाल रूखे बिखरे हुए, कपड़े भी ठीक नहीं, गालों का मांस सिकुड़कर झूल गया है, आंखों के नीचे स्याही है। जान पड़ता है उन पर कोई महाविपत आ पड़ी है, जिससे मर्मांतक आघात लगा है। कल मृत्यु से बच जाने पर भी वे इतने अब सन्न नहीं हुए थे। वे एक कुर्सी पर थप से बैठकर बोले, एक खराब खबर आपसे कहने आया हूं हंसराज बाबू, हमारा वकील भाग गया है। हंसराज ने दयार्द्र होकर कहा, मैं तो जानता था कि वह भागेगा, साथ ही आपके वे गाने बजाने के साथी भी गए हैं, आपको खबर मिली होगी। संतोष कुमार अब मानो आसमान से गिरे। अचकचाकर हंसराज का मुंह ताकते हुए बोले, आप तो सब जान गए हैं। हंसराज बोले, सब का सब। कल मैं वहां गया था, आपके वकील को भी वहां देखा था। उस वकील से आपकी मित्रगणी का बहुत पहले से छिपे छिपे चक्र चल रहा था। आपको कुछ पता नहीं था। जब आपने वसीयत कर दी तभी आपका वकील आपकी उत्तराधिकारिणी से मिलने गया था। पहले तो वह बहुत उत्सुक होकर विस्मित भाव लेकर गया था। पीछे तो धीरे धीरे जो हुआ करता है वही हुआ। इतने दिनों तक मौका न मिलने के कारण ही वह कुछ करती नहीं रही। अब आप कुछ मन में रंज मत करें, यह आपके हक में है। अब अच्छा ही हुआ है, अब आपको कुछ डर की बात नहीं है, बेकट के सदर सड़क से जा सकते हैं। संतोष ने शंकित भाव से व्याकुल होकर देखते हुए कहा, इसका मतलब यह है कि आप जो मन ही मन संदेह करते हैं और विश्वास नहीं करते वही ठीक है। उन्हीं दोनों ने आपको मार डालने का चक्र रचा था, लेकिन अपने हाथ से नहीं। इसी बंबई में एक आदमी है जिसको कोई पहचानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, किसी ने उसको आंखों से देखा भी नहीं, और उसने 5-5 निरीह आदमियों को चुपचाप इस दुनिया से विदा कर दिया है। आपको भी हटा देता, लेकिन आपकी आयु थी, इससे जान बच गई। कुछ देर तक संतोष कुमार दोनों हाथों से मुंह ढांककर बैठे रहे। फिर आह की लंबी सांस लेकर धीरे धीरे बोले, इस बुढ़ापे की उम्र में अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित भोग रहा हूँ। किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। 40 बरस तक मैंने अपनी ज़िंदगी बेदाग निभाई। उसके बाद एक एक मेरा पांव फिसल गया। एक दिन मैं बालकेश्वर का तपोवन देखने गया था। वहाँ एक अनुपम रूप वाली सुंदरी को देखकर मैं पागल हो गया। ब्याह से मैं सदा घृणा करता था, लेकिन उससे ब्याह करने को मैं व्याकुल हो उठा।
अंत को मुझे मालूम हुआ कि वह रंडी की लड़की है। ब्याह तो उससे नहीं किया, लेकिन मैं उसको छोड़ भी नहीं सका। यहाँ शहर में लाकर एक भाड़े के मकान में मैंने उसको ठहरा दिया। तब से मैं उसको 13 बरस हो गए स्त्री के समान ही रखता आया हूँ। उसको सब जायदाद लिख दी थी। किसी दिन उस पर मेरा संदेह नहीं हुआ। यह कभी नहीं समझ में आया कि पाप के रक्त से ही जिसका जन्म हुआ है वह कभी साध्वी नहीं हो सकती। खैर, इस बुढ़ौती में यह शिक्षा मुझे मिल गई। शायद अगले जन्म में यह काम आवे। फिर कुछ देर तक चुप रहकर उन्होंने पूछा, अच्छा, ये दोनों कहाँ गए, आप जानते हैं? हंसराज बोले, नहीं, मैं जानता नहीं, लेकिन जानने से कोई फायदा नहीं है। प्रकृति जिस रास्ते पर उन्हें ले जा रही है उस पर आप नहीं जा सकेंगे। देखिए संतोष बाबू, आपका यह कर्म समाज के लिए निंदित हो सकता है, लेकिन मैं आपको श्रद्धा की दृष्टि से ही देखूंगा। आप मन से शुद्ध हैं, कीचड़ में भी आप निर्मल बच गए हैं, यही प्रशंसा की बात है। इस घड़ी आपको इसकी चोट लगी है, क्योंकि इस तरह के विश्वासघात की चोट से घाव होना स्वाभाविक है, लेकिन बात को आपकी समझ में आ जाएगा कि इससे अधिक भलाई का काम आपके वास्ते दूसरा नहीं होता। संतोष ने जोश में आकर कहा, देखिए हंसराज बाबू, आप हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन आपसे जो मुझे संतोष प्राप्त हुआ है उसकी मैं कहीं किसी से आशा नहीं करता। अपनी लज्जा के पाप का फल जो भोगता है उससे कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता। इसी कारण उसका प्रायश्चित इतना भयंकर हो उठता है। आपकी सहानुभूति से मेरे पाप का आधा बोझा दूर हो गया है। मैं और क्या कहूँ, आपका मैं जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। संतोष बाबू के विदा हो जाने पर उनकी अद्भुत ट्रेजेडी की छाया से मेरा मन भर गया। सोने से पहले मैंने हंसराज से पूछा, अच्छा, संतोष बाबू का खून करने की चेष्टा के पीछे उनका वकील और उनकी ये यारिन है, यह सब तुमको मालूम हुआ? हंसराज ने कड़ी काट से नज़र हटाकर कहा, कल संध्या को। मैं बोला, तब भागने के पहले उनको पकड़ा क्यों नहीं? हंसराज बोले, पकड़कर करता क्या, कुछ लाभ नहीं होता। किसी अदालत में उनका अपराध साबित नहीं हो सकता था। मैं बोला, लेकिन उनके द्वारा असल खूनी ग्रामोफोन पिन के आसामी का पता तो चल जाता। हंसराज ने हंसते हुए कहा, अगर इसकी संभावना होती तब मैं खुद उनको यहाँ से नहीं खदेड़ता। तो तुम्ही ने उनको खदेड़ा है? हंसराज बोले, हाँ, मैंने ही जब देखा कि संतोष कुमार की जान बच गई तब वे लोग भाग भाग कर रहे थे। मैं आज सवेरे जाकर कह आया कि मामले का बहुत कुछ पता लग गया है। अगर जान की खैर चाहो तो इसी दम रफू चक्कर हो जाओ। यह सब इशारे से ही कह आया था। वकील साहब बुद्धि रखते ही हैं, थोड़ा कहना बहुत समझने का गुण उनके लिए मामूली बात है। बस संध्या की गाड़ी से ही माल सहित गायब हो गए। मैं बोला, लेकिन उनको भगा देने से तुमको क्या लाभ हुआ? हंसराज एक जमाई लेकर उठ खड़े हुए। बोले, लाभ तो उतना कुछ नहीं, लेकिन एक दुष्ट का दमन हो गया। वह वकील खाली हाथ भागने वाला तो था नहीं। मकवल्ला का धन जो कुछ था सब लिए दिए भागा है। मैं समझता हूँ इस घड़ी पुणे की पुलिस ने उसको हवालात में बंद भी कर दिया है। पहले ही से उनको खबर हो गई थी। वकील साहब की कम से कम 2 वर्ष की कैद तो कोई किसी तरह रोक नहीं सकता। उनको फांसी की सज़ा ठीक होती, लेकिन इस अवसर पर वह नहीं होने पर भी 2 वर्ष भी बुरा नहीं है भोगने को। दूसरे दिन एक अपरिचित भेंट करने आए। सवेरे चाय पानी करके प्याला नीचे रखता हूँ कि दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाने लगे। हंसराज ने कहा, कौन है, अंदर आओ। एक अच्छी पोशाक वाला युवक भीतर आया। दाढ़ी मूछ सफाचट, एक हरा बदन, 30 बरस के आसपास का होगा। हम लोगों को देखते ही भलमनसाहत का नमस्कार करके बोला, सवेरे ही तकलीफ देने आया हूँ, क्षमा कीजिएगा। मेरा नाम कृष्णदेव नारायण है, मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ। इतना कहकर बिना बताए ही एक कुर्सी पर बैठ गया। हंसराज ने लापरवाही से कहा, हम लोगों के पास जीवन बीमा के लायक तो पैसा नहीं है। एजेंट सुनकर हंस पड़े। ऐसे भी लोग हैं जिनका चेहरा देखने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हंसते हैं तब चेहरा बदल जाता है। मालूम हुआ कि वह बड़ा पनखोआ है, दांत पान के रस से रंगे पड़े हैं। इतना सुंदर मुख हंसते समय
इस तरह विरूप हो जाता है देखकर आश्चर्य हुआ। एजेंट साहब हंसते हंसते कहने लगे, मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, लेकिन आपके पास बीमा के काम के लिए नहीं आया हूँ। यह बात सही है कि आजकल हम लोगों को देखकर अपने नातेदार भी किवाड़ बंद कर देने लगे हैं। इसमें उन लोगों को दोष भी नहीं दिया जा सकता, लेकिन आप लोग को चिंता मत कीजिए। मैं जिस काम के वास्ते आया हूँ उसमें मुझे हंसराज बाबू की ज़रूरत है। उनसे ही मुझे सलाह लेनी है। आप ही का नाम हंसराज बाबू प्रसिद्ध डिटेक्टिव है ना? आपको कुछ आपत्ति ना हो तो मैं अपना मतलब कहूँ। हंसराज बोले, सलाह लेने में कुछ दर्शनी पहले चाहिए। कृष्णदेव नारायण ने अपने मनोवेग से 10 रुपए का एक नोट टेबल पर रखकर कहा, मेरी बात कुछ ऐसी छिपाने की नहीं है, लेकिन फिर भी। अब मैं उठने लगा, तब हंसराज बाबू ने घूरकर रोका। कहा, ये हमारे सहायक हैं, जो कुछ बात हो आप इनके सामने ही कहिए। अब कृष्णदेव ने शुरू कर दिया। कहा, जब आपके सहायक हैं तब तो हमारे भी सहायक ही ठहरे। उनके सामने अब किसको आपत्ति हो सकती है। अच्छा, आपका शुभ नाम? माफ़ कीजिएगा विजय बाबू, आप हंसराज बाबू के बंधु हैं? यह मैं नहीं समझ सका। आप बड़े भाग्यवान हैं बाबूजी। सदा ऐसे एक प्रसिद्ध डिटेक्टिव के साथ रहकर तरह तरह के अपराधों का पता लगाने में सहायक होना कम सौभाग्य की बात नहीं है। आपके जीवन की एक घड़ी भी बेकाम नहीं है। मेरे मन में भी कभी कभी आ रहा है कि इस जीवन बीमा के धंधे से छूटकर आपके समान ही जीवन बिताता अगर। यही कहकर कृष्णदेव ने मचले से एक बीड़ा पान निकालकर मुंह में रखा और हंसराज बाबू कुछ अधीर से होकर बोले, तो अब आप अपनी सलाह वाली बात साफ साफ कहें तो सब तरह से सुविधा हो। अब झट कृष्णदेव ने उनकी ओर मुंह करके कहना आरंभ किया। बोले, देखिए, मैं बीमा कंपनी का एजेंट हूँ, यह तो पहले ही कह चुका हूँ। इंडिया ज्वेल इंश्योरेंस का मैं एजेंट हूँ। मैंने कोई 10 लाख का इन लोगों का काम किया है। अब मेरी सेवा से खुश होकर इस कंपनी ने मुझे बम्बई ब्रांच का काम सौंप दिया है। मैं अब 8-9 महीने से यहीं रहता हूँ, यहाँ के ब्रांच का इंचार्ज हूँ। पहले तो मैं 2 महीने तक काम अच्छी तरह चलाता रहा हूँ, लेकिन इधर अकस्मात एक आफत आ गहराई है। किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन एक दूसरा बीमा कंपनी का एक आदमी मेरे पीछे लग गया है। मैं फुटकर काम तो करता नहीं हूँ, 2-4 हज़ार के काम तो मेरे एजेंट लोग करते हैं, लेकिन बड़े ग्राहक आने पर उनसे मैं ही बातचीत और काम अंजाम किया करता हूँ। इस आदमी ने जो मेरे पीछे लगा है, मेरे बड़े बड़े ग्राहकों को तोड़ना आरंभ किया है। जहाँ मैं जाता पीछे पीछे यह भी पहुँचने लगा और कंपनी की बदनामी करके ग्राहकों को भड़काने और मेरी सब मेहनत बेकार करने लगा। यहाँ तक होने लगा कि बड़ी बड़ी लाइफों का काम मेरे हाथ से निकल जाने लगा। इस तरह 4-5 महीने बीत गए। कंपनी की ओर से तकाजा आने लगा, लेकिन मैं करता क्या? कैसे उस आदमी से अपने व्यवसाय की रक्षा करूं? इसका कुछ ठीक नहीं कर सका। मामला मुकदमा करके भी बचाव नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसमें कंपनी का रुपया खर्च होता। इस तरह भी लगभग 1 महीना बीत गया, लेकिन उस कंटक को मैं दूर नहीं कर सका। इतना कहकर कृष्णदेव ने अपने हैंडबैग से सावधानी से 2 चिरकुट निकाले। उनमें से एक छोटा टुकड़ा कागज़ का निकालकर हंसराज बाबू के हाथ में दिया। कहा, 2 हफ्ते हुए यह विज्ञापन मेरे हाथ में आया। जान पड़ता है आपकी नज़र इस पर नहीं पड़ी है, और ऐसी बात भी नहीं है कि नज़र पड़ती। यह 4-6 लाइन का विज्ञापन है साहब, लेकिन पढ़ते ही मेरा मन, जो बड़ा व्याकुल हुआ था, उमंग से भर गया। इस मार्ग कंटक को दूर होने की बात पर बड़ा भरोसा हुआ कि मेरे मार्ग का यह कांटा भी दूर होगा। झट इसके लिए लिखे अनुसार स्थान पर ठीक समय रोशनी के खंभे से सटकर खड़ा हो गया। इसी शनिवार की बात है बाबूजी। मैंने सिर आगे करके देखा तो वही मार्कंटक के विज्ञापन का कटिंग है। कृष्णदेव ने कहा, पढ़ा ना आपने? देखा ना कैसा मज़े का विज्ञापन है? मैं क्या कहूँ साहब। वहाँ खड़े खड़े मुझे छिनछिनी चढ़ गई, लेकिन कहीं किसी ने कुछ खबर नहीं ली। मैं निराश होकर लौट पड़ा, लेकिन थोड़ा ही आगे आकर देखता हूँ तो जेब में एक चिट्ठी है। देखिए, यही है वह चिट्ठी। यह कहकर वह चिट्ठी कृष्णदेव ने हंसराज बाबू को दी।
उन्होंने खोलकर पढ़ना शुरू किया। मैंने भी उनकी पीठ की ओर से झुककर देखा तो ठीक मुझे जो चिट्ठी मिली थी उसी तरह की है। केवल अंतर यही है कि सोमवार के बदले अगले बुधवार को रात के 12 बजे मिलने को कहा है। कृष्णदेव चिट्ठी पढ़ने का समय बीतने पर कहने लगे, पहली बात तो यही नहीं मालूम हुई कि मेरी जेब में चिट्ठी कैसे आई। फिर चिट्ठी पढ़कर ही कलेजा कांप गया। मुझे तो बाबू साहब मिठाई पसंद नहीं है, लेकिन इस चिट्ठी में आदि से अंत तक मिठाई भरी देखी। इसमें ना जाने कैसी एक भयंकर दुर्भिसंधि छिपी है, नहीं तो इतना सब काम इस तरह छिपकर क्यों होता। यह आदमी कौन है, किस स्वभाव का है, कुछ भी मालूम नहीं, चेहरा भी कभी नहीं देखा। फिर हमको आधी रात को सुनसान जगह में बुलाता है। भला यह कैसे भयानक खतरे की बात है, आप ही विचार कीजिए। यही कहकर मेरा मुंह ताकने लगे, लेकिन मेरे जवाब देने से पहले ही हंसराज बाबू ने कहा, उनसे विचार कराने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप बतलाइए मुझसे क्या सलाह चाहते हैं। कुछ रुककर कृष्णदेव ने कहा, यही तो मैं सोचता हूँ कि चिट्ठी लिखने वाले को मैं जानता नहीं हूँ, उसकी बातों से भी बड़ा संदेह होता है। इसके भाव से साफ जान पड़ता है कि आदमी अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में इसका जवाब लेकर जाना क्या उचित है। मैं बराबर उसी दिन से सोच में पड़ा हूँ, मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं करती। यही एक दिन अब बाकी रह गया है, इसी से आपसे पूछने आया हूँ कि क्या करूँ। कुछ देर चिंता करके हंसराज बाबू ने कहा, देखिए, इस घड़ी मैं तुरंत जवाब नहीं दे सकता। ये दोनों कागज यहाँ रख जाइए। मैं सोच विचार कर कल सवेरे आपको बतलाऊंगा कि क्या करना चाहिए। अभी समय है, चिंता की कुछ बात नहीं है। लेकिन कल सवेरे तो मैं नहीं आ सकूंगा, एक जगह जाना है। अगर आज संध्या को या 8-9 बजे रात तक आऊं तो ठीक नहीं होगा। हंसराज बाबू ने सिर हिलाकर नहीं की, कहा, नहीं, आज मुझे दूसरे काम में जाना है। इतना कहकर उन्होंने विस्मित दृष्टि से कृष्णदेव की ओर देखा, फिर बात फेर कर बोले, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप कल संध्या के 4:30 बजे आएंगे, तब भी समय काफ़ी मिलेगा। अच्छी बात है, मैं उसी समय आऊँगा। कृष्णदेव कहकर ने फिर मछला निकाला और 2 बीड़ा मुंह में देकर गाल फुलाए हुए बोले, आप पान खाते हैं ना। इसके साथ ही मछला उन्होंने हमारी ओर बढ़ा दिया। फिर कहते गए, हमारी तो ऐसी आदत पड़ गई है कि इसके बिना रह नहीं सकते। रोटी चाहे ना मिले, लेकिन पान चाहिए, इसके बिना तो दुनिया भर अंधेरा हो जाता है। अच्छा, अब चलूं, नमस्कार। हम लोगों ने भी नमस्कार किया। दरवाजे तक जाकर कृष्णदेव ने फिर कहा, पुलिस में खबर देने से ठीक नहीं होगा। अगर इत्तला दी जाए तो पुलिस इस आदमी का नाम गांव निकाल सकती है। अब तो हंसराज बिगड़ उठे, बोले, पुलिस की मदद लेना हो तब मुझसे यह सब कहने की ज़रूरत क्या है। मैंने आज तक कभी पुलिस के साथ काम नहीं किया, न करना चाहता हूँ। यह अपना रुपया आप लेकर पुलिस में जा सकते हैं। कृष्णदेव ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी राय मांगता था। पुलिस में जाने का मेरा मतलब हरगिज़ नहीं है। जब इतना कहकर कृष्णदेव जी चले गए, तब हंसराज ने जो नोट टेबल पर लौटा दिया था उसे लिए हुए कमरे में चले गए। फिर उन्होंने जोर से द्वार बंद कर लिया। वे कभी कभी बिना कारण भी चिढ़ जाते थे, लेकिन कुछ देर तक अकेले रहने पर फिर शांत हो जाते थे। हमको उनका यह स्वभाव मालूम था, इसी कारण मैं चुपचाप अखबार उठाकर पढ़ने लगा। कई मिनट बाद मैंने सुना कि हंसराज बाबू बगल वाले कमरे में बक रहे हैं। समझ में आ गया कि टेलीफोन में बात कर रहे हैं। तो एक अंग्रेजी के शब्द सुनाई दिए, लेकिन किससे बात करते हैं मैं नहीं पहचान सका। घंटे भर तक बातें होती रहीं। उसके बाद दरवाज़ा खोलकर हंसराज बाहर आए। देखा तो उनकी स्वाभाविक प्रसन्नता चेहरे पर विराजमान है। मैंने पूछा, किसको फ़ोन करते थे। उस बात का जवाब न देकर हंसराज कहने लगे, कल मार्केट की ओर से लौटती बेर एक आदमी ने तुम्हारा पीछा किया था, जानते हो। मैंने विस्मयचकित होकर पूछा, नहीं, मैं नहीं जानता। तुमने पीछा किया था क्या? हंसराज बोले, हाँ, किया तो था, ज़रूर। उसमें कुछ भी मीन मेक नहीं है, लेकिन उस आदमी का बड़ा साहस था।
वह साहस असीम था, यही मैं सोच रहा हूँ। इतना कहकर हंसराज आप ही मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, तो मेरा पीछा करने में कौन बड़ा दुस्साहस हो गया, मेरी समझ में तो नहीं आता। हंसराज की बातें कभी कभी ऐसी ही पहेली की तरह हुआ करती हैं कि उनका अर्थ समझने की चेष्टा बिल्कुल व्यर्थ होती है। इसके लिए उनसे पूछना भी व्यर्थ ही है। समय आए बिना वे कभी आप कहते भी नहीं। इसी कारण और कुछ न कहकर मैं स्नान को चला गया। दोपहरी और संध्या दोनों हंसराज ने चुपचाप बैठकर बिता डाली। कृष्णदेव के विषय में मैंने दो एक बातें पूछी, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं। चुपचाप कुर्सी पर लदे रहे, आंखें मुदी हुई थीं। अंत को चौंकर उठे और बोले, अरे कृष्णदेव नारायण राय, आज वे सवेरे आए थे। उनकी बात तो अभी मैंने कुछ सोची ही नहीं है। रात को भोजन के बाद बैठे धुआं खींच रहे थे। घड़ी में 10 बजा। हंसराज चौंकर कुर्सी से उठे, बोले, उठो बहादुर, तरकश लेकर तैयार हो जाओ। अब साज सरंजाम की तैयारी हो, नहीं तो ठीक समय पर पहुंचने में देर हो जाएगी। मैंने फिर चौंक कर पूछा, तो अब फिर तैयारी कैसी? हंसराज ने कहा, वाह, मारकंटक वाले उस जहरीले पिन का नेवता करना होगा, भूल गए क्या? मैं तो डर के मारे उठ खड़ा हुआ। कहा, माफ करो, इतनी रात को मैं अकेले वहां नहीं जा सकूंगा। तुम जा सकते हो अकेले? हंसराज बोले, मैं तो जाऊंगा ही, तुमको भी जाना चाहिए। मैं बोला, लेकिन नहीं जाएं तब? उस मारकंटक के लिए इतनी चिंता, इतना कौतूहल क्यों? उससे तो अगर ग्रामोफोन पिन की बात लेते तो अधिक काम सधता। सो तो होता, लेकिन इधर यह कौतूहल भी देख लेने में क्या बुरा है। ग्रामोफोन पिन तो भागता नहीं है। इसके सिवा कल कृष्णदेव नारायण सलाह लेने आएंगे, उनका भी तो कुछ काम होना चाहिए। मैं बोला, लेकिन 2-1 के जाने से तो काम बनेगा नहीं, वह तो अकेले ही जाने को लिखता है। हंसराज बोले, इसका उपाय मैंने किया है, चलो उस कमरे में, समय बहुत ही कम है। लाइब्रेरी में जाकर हंसराज ने बड़ी फुर्ती से मेरा चेहरा रंगकर सज दिया। मैंने दीवार में टंगे आईने में देखा तो फिर वही दाढ़ी मूछ, वही फ्रेंच कट जादू की तरह तैयार हो गया है। जरा भी कहीं कुछ कोर कसर नहीं है। अब मुझे छोड़कर हंसराज अपनी रचना में लगे। चेहरा कुछ नहीं बदला। दराज से काले रंग की साहबी पोशाक निकालकर पहन ली, पाँव में काले रबड़ सोल का जूता पहना। मुझे आईने के सामने खड़े कराकर 5-7 हाथ दूर से पीछे जाकर खड़े हो गए। बोले, आईने में हमको देखते हो? मैं बोला, नहीं। अच्छी बात है। अच्छा, सामने थोड़ा और बढ़ो, अब देखा? मैं बोला, नहीं, बस काम फतेह का, अब एक पोशाक पहन लेना काफ़ी है। मैं बोला, अब क्या? घर में जाकर ही मैंने देखा था कि हंसराज के टेबल पर चीना मिट्टी की 2 तश्तरियाँ पड़ी थीं। होटल में जैसी तश्तरियों में मटन चप खाने को मिलता है, वैसी ही थीं। उनमें से एक को उठाकर हंसराज ने मेरी छाती पर उलटकर रखा और धोती की किनारी जो फाड़कर जेब में रखे थे निकाली। उसमें से खूब कसकर बांध दिया। कहा, खबरदार, गिरने न पावे, बस ऊपर से कोट पहन लो, कुछ मालूम नहीं हो सकेगा। मेरे विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। अचकचाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? हंसराज ने हंसकर कहा, अरे अभिसार करने चले हो, चोली बिना कैसे बनेगा? घबराओ नहीं, मैं भी पहनता हूँ। अब दूसरी तश्तरी अपनी छाती पर रखकर हंसराज ने अपने कोट का बटन लगा लिया। बांधने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरह साज सरंजाम के बाद रात के 11:30 बजे हम लोग घर से रवाना हुए। दराज से कई चीज़ें लेकर पॉकेट में रखते हुए हंसराज ने कहा, चिट्ठी ले ली है? अरे ले लो, जल्दी ले लो, एक सादा कागज़ लिफाफे में डाल लो। बस सड़क पर आते ही एक खाली गाड़ी मिली, उसी पर हम लोग सवार हो गए। रास्ते में सन्नाटा था, दुकान पाट सब बंद था। हम लोगों की गाड़ी बड़ी तेजी से चली। जब मुकाम सामने दिखाई दिया, हम लोग गाड़ी से उतर पड़े। वहाँ कोई आदमी नहीं था। गाड़ी वाला भाड़ा लेकर चला गया। चारों ओर की रोशनी हम निशब्द स्थान को और भयावनी बना रही थी। घड़ी में देखा तो 12 बजने में अभी 10 मिनट बाकी हैं। अब क्या करना होगा?
इसकी सलाह पहले ही हो चुकी थी। मुंह से कुछ कहना नहीं पड़ा। मैं आगे आगे चला। हंसराज बाबू छाया की तरह मेरे पीछे पीछे अदृश्य रूप से चलते हुए। उनका काला धड़ और शब्दहीन साइलेंट जूता मेरे लिए भी काया रहित हो गया। हमारे कदम से कदम मिलाकर ठीक हमसे 6 इंच पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन फिर भी मैं अकेले ही चलता गया। दोनों ओर रोशनी खूब थी, लेकिन साफ नहीं थी। जब सड़क के दोनों ओर ऊंचे मकान हों, तब रोशनी प्रतिफलित होकर खूब उज्जवल हो उठती है। यहाँ वह बात नहीं थी। मैदान में उसकी ज्योति को दोनों ओर के खाली मैदान आधा मानो निगल जाते थे। ऐसी दशा में सामने से आकर कोई ऐसा नहीं समझ सकता कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। मेरे पीछे एक अंधकार मूर्ति चल रही है। पास की ट्राम लाइन पर ट्राम गाड़ियों के आने जाने का शब्द बहुत पहले से बंद हो चुका है। मैं सड़क के बीच से पैदल चलने लगा। पीछे एक घड़ी में 12 बजने की आवाज़ आई। घड़ियाली ने भी 12 का गज़ल बजाया और घड़ियों में भी 12 बजने लगे। आधी रात का सन्नाटा चारों ओर छा गया। अब हंसराज ने साए साए स्वर में कान के पास आकर कहा, अब हाथ में चिट्ठी ले लो। देर से मैं भूल गया था कि पीछे से हंसराज आ रहे हैं। झट जेब से चिट्ठी निकालकर हाथ में ले ली। थोड़ा ही आगे कोई 5 मिनट चलने पर एक आदमी सामने से आता दिख पड़ा। मेरे कान में साए साए स्वर में आवाज़ आई, आ रहा है, तैयार रहो। इसी समय देखा तो चिकने रास्ते पर कोई बिल्कुल काली चीज़ तेजी से आ रही है। फिर बाइसिकल पर चढ़ी वह मूर्ति साफ दिखाई देने लगी। मैंने लिफाफा वाला हाथ बढ़ाया। सामने आती हुई बाइसिकल की गति भी मंथर हो पड़ी। देखा तो वह सवार काला सूट पहने हुए मेरी ओर तेज नज़र से देख रहा है। अब धीरे धीरे साइकिल मेरी ही ओर आने लगी। जब हमारे उसके बीच में 10 गज अंतर था, तभी साइकिल की घंटी बजी। साथ ही मेरी छाती में बड़ा धक्का लगा, जिससे मैं उलटा गिर गया। मेरी छाती पर का बधा प्लेट चूर हो गया जान पड़ा। इसी समय पलक मारते ही एक कांड हो गया। मेरे गिरते ही हंसराज बिजली की तरह आगे कूद पड़े। मालूम हुआ कि बाइसिकल वाला मेरे पीछे के एक आदमी के वास्ते तैयार नहीं था। तब भी वह किनारा काटकर भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं सका। हंसराज उसको एक ही धक्के में साइकिल सहित गिराकर उसके ऊपर चढ़ बैठे। जब मैं देह छाड़कर हंसराज बाबू की मदद के वास्ते उठा, तब देखता हूँ तो वे उस साइकिल वाले की छाती पर चढ़े मजबूत बैठे हैं। दोनों हाथों से उसका कल्ला पकड़े हुए हैं। साइकिल अलग गिरी है। मुझे देखते ही बोले, देखो विजय, मेरी जेब से रेशमी रस्सी निकालकर इसके दोनों हाथ कसके बांधो, जल्दी से। वह पतली रेशमी रस्सी निकालकर मैंने उसको खूब कसके बांधा। हंसराज ने कहा, बस हो गया विजय, इस भले आदमी को पहचान नहीं सकते। यही आज सवेरे वाले कृष्णदेव नारायण राय हैं, और गहरा परिचय चाहो तो यही हैं ग्रामोफोन रहस्य के मेघनाद। अब मेरे मन की दशा क्या हुई सो कहने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में भी कृष्णदेव दांत निकालकर हंसा। कहा, अच्छा हंसराज बाबू, अब आप मेरी छाती पर से उतर सकते हैं। अब मैं भागूंगा नहीं। हंसराज ने कहा, अच्छा विजय, इसके सब जेब अच्छी तरह देख लो, कोई हरबा हथियार है या नहीं। एक जेब से एक गिलास, दूसरे से पान का मचला निकला। उसे खोलकर देखता हूँ तो अभी उसमें 4 बीड़े पान मौजूद है। हंसराज बाबू जब छाती पर से उतर पड़े, तब कृष्णदेव नारायण उठ बैठा। कुछ देर तक वह हंसराज बाबू को घूरता रहा, फिर बोला, हंसराज बाबू, आप मुझसे अधिक बुद्धिमान हैं, क्योंकि मैंने आपकी बुद्धि की अवज्ञा की थी, लेकिन आपने नहीं की। यह नीति है कि शत्रु की शक्ति को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। यह शिक्षा मुझे देर में प्राप्त हुई, अब वह काम में नहीं आ सकती। यह कहकर वह ऐसे हंसा कि मालूम हुआ बड़ी तकलीफ से हंसी घसीट लाया है। अब हंसराज बाबू ने अपने फ्रंट पॉकेट यानी सामने की जेब से पुलिस की सीटी निकालकर फूंकी और मुझे कहा, विजय, जल्दी से साइकिल रास्ते से हटाकर रखो, देखो उसकी घंटी पर हाथ नहीं देना, वह बड़ी भयंकर वस्तु है। हंसकर कृष्णदेव ने कहा, देखता हूँ आप तो सर्व जानता सर्वज्ञ हैं। आप हैं बड़े खतरे के आदमी, यह मुझे मालूम ज़रूर था,
यही कारण है कि मैं आज आपके फंदे में पड़ गया हूँ। मैंने समझा था कि आप अकेले आवेंगे, यहाँ सन्नाटे में भेंट होगी, लेकिन आपने सब ओर से मुझे जकड़कर फांस लिया। मैं तो इस बात के घमंड में था कि मैं खूब अभिनय कर सकता हूँ, लेकिन आप तो और भी कमाल दर्जे के आर्टिस्ट निकले। आपने आज सवेरे मेरा नकली रूप खोलकर मेरा मन नग्न करके देख लिया था, और मैंने तो आपका ऊपरी नकली चेहरा ही देख पाया था। भीतर की अगाध बुद्धि की ताह मैं नहीं पा सका। खैर, होनहार होके ही रहती है। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा जल दीजिएगा। हंसराज ने कहा, जल तो यहाँ नहीं है। चित्रकूट में बाणगंगा बनाने की शक्ति मेरे पास होती तो यहीं पिस्तौल खोदकर मैं पानी पिला देता। अब थाने में चलकर ही पानी मिलेगा। कृष्णदेव फिर कठिनता की हंसी चेहरे पर लाकर बोला, बात तो सही है, यहाँ पानी कहाँ मिलेगा। कुछ देर चुप रहकर उसने अपना पान का मचला देखा, कहा, अच्छा, एक बीड़ा पान मिलेगा। यह मैं जानता हूँ कि असामी का पान पाना कानून से बाहर की बात है, लेकिन इससे मेरी प्यास जाती, इसी से मांगता हूँ। हंसराज बाबू के इशारे से मैंने मछले से 2 बीड़ा पान निकालकर उसके मुंह में डाल दिए। अब उसने पान चबाते हुए कहा, धन्यवाद है, अब आप लोग वह बाकी 2 बीड़ा खा सकते हैं। हंसराज बाबू कान खोले हुए पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूर से मोटरसाइकिल की फटाफट सुनकर कृष्णदेव ने कहा, पुलिस तो आ रही है, हमको छोड़ेंगे नहीं। हंसराज बोले, क्यों छोड़ेंगे, क्यों? अब कृष्णदेव ने फिर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर कहा, तो क्या पुलिस में देंगे ही? हंसराज बोले, और नहीं क्या। हंसराज बाबू, बुद्धिमान लोग भी भूल कर डालते हैं, आप मुझे पुलिस में नहीं दे सकते। कहकर कृष्णदेव नारायण रास्ते में ही लौट गया। मोटरसाइकिल फटफटाती हुई पास ही आकर खड़ी हुई। पूरे यूनिफॉर्म में एक साहब उतरकर बोले, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। कृष्णदेव नारायण शिथिल चितवन से देखकर बोला, यह तो खुद मालिक ही आ गए, देखते हैं। आप आने में तो टू लेट हो गए, हमको आप पकड़ नहीं सकते अब तो। हंसराज बाबू, प्राण पर खेलते तो अच्छा था, दोनों आदमी साथ ही चले चलते। आप ऐसे आदमी को छोड़कर जाते कष्ट हो रहा है। इतना कहते हुए वह हंसना चाहता था, लेकिन निष्फल होकर उसने आंखें मूंद लीं। उसका मुंह एक बैक अकड़ गया। इसी समय एक लारी भरकर पुलिस के अहलकार पहुंच गए। कमिश्नर साहब खुद हथकड़ी लिए हुए आगे बढ़ते हैं कि हंसराज ने कृष्णदेव के सिरहाने खड़े होकर कहा, हथकड़ी की जरूरत नहीं है, आसामी पहले ही जा चुका है। अध्याय 3। मैं और हंसराज बाबू कमरे में आमने सामने कुर्सी पर बैठे थे। खुले जंगले से हवा और रोशनी खूब आ रही थी। हंसराज बाबू बाइसिकल की घंटी हाथ में लिए हिला डुला रहे थे। टेबल पर एक सरकारी चिट्ठी खुले लिफाफे में पड़ी थी। हंसराज घंटी को खोलकर भीतर के पुर्जे प्रसन्न मन से देखते हुए बोले, इस आदमी का मगज कितना तेज है। ऐसी कल तैयार करना तो दूर रहा, ऐसा हो सकता है यह भी किसी मस्तिष्क में नहीं आ सका था। यह जो स्प्रिंग इसमें लगा देखते हो, यही तो बंदूक की बारूद है। इस स्प्रिंग में बड़ी ताकत है विजय। यह जो छोटा सा देखते हो, यही तो इसका बैरल है। इसी के भीतर से गोली निकलती है। यह जो घोड़ा है, इसके दबाते ही 2 काम एक साथ होते हैं। घंटी भी बजती है, गोली भी छूटती है। घंटी की आवाज़ से ही स्प्रिंग का धड़ाका ढक जाता है। याद है उस दिन की बात कि शब्द से शब्द तो ढांका जाता है, गंध कैसे ढक जाता है। यह इतना बड़ा बुद्धिमान है, इसकी टोह तो उसी दिन पहले दिन लग गई थी। मैंने पूछा, अच्छा, इसका पता तुमको कैसे लगा कि मार्क का कंटक और ग्रामोफोन की खूनी सुई चलाने वाला एक ही आदमी है? हंसराज ने कहा, पहले तो मेरी समझ में ऐसा नहीं आया था, लेकिन क्रमशः दोनों आप ही आगे आकर एक में मिल गए। देख लो, मारकंटक तो साफ कह रहा है कि तुम्हारे सुख स्वच्छंदता में कुछ बाधा विघ्न है, तो उसको दूर कर देंगे, अवश्य बदले में धन लेकर। पारिश्रमिक का कुछ भी उल्लेख नहीं होने से वह थोड़े जाहिर होता है कि यह ऑनरेरी परोपकार है। उधर ग्रामोफोन की सुई को ले लो, देखो जितने आदमी इसमें मरे हैं,
वे सब किसी न किसी के सुखमार्ग में कांटा बने हुए थे। मैं मरे हुए लोगों के आत्मीय स्वजनों पर कुछ इशारा नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस बात को साबित नहीं कर सकता उसकी बात करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि जितने मरे हैं सबके सब निपुत्री हैं। उनके वारिस कहीं तो भानज हैं, कहीं भांजे, कहीं भतीजे, कहीं जमाई रहे हैं। संतोष कुमार और उनकी उस रक्षिता से लेकर उस भतीजे दामादों के मनोभाव से नहीं समझ रहे हो। हाँ, इसी से समझ में आता है कि मार का कंटक और ग्रामोफोन का पिन बाहर से अलग अलग होने पर भी इनमें जोड़ लग गया है। टूटी पथरी के दोनों टुकड़े मानो झटपट जुड़ गए हैं। एक बात पर मेरी नज़र पहले ही खिंच गई थी कि एक के नाम से दूसरे के काम का सादृश्य है। इधर मार का कंटक नाम देकर विज्ञापन निकलता है और उधर रास्ते पर कांटे ही सी एक चीज़ फेंककर आदमी का खून किया जाता है। यह मिलान सहज ही देखने में नहीं समझ में आता। मैं बोला, समझ में आता भी होगा तो मुझे नज़र नहीं आया। हंसराज ने तेजी से सिर हिलाकर कहा, यह सब तो सहज ही अनुमान करने की बातें हैं। संतोष का मामला मेरे हाथ में आने पर साथ ही साथ ये सब बातें हमारे सामने आ गई थीं। समस्या यही बात जानने की आ पड़ी थी कि यह आदमी है कौन। इसी समय कृष्णदेव की अद्भुत प्रतिभा का परिचय मिला। कृष्णदेव को जिसने रुपया खून करने के वास्ते दिया था, उसको भी नहीं मालूम है कि वह कौन आदमी है और किस तरह खून करता है। आत्मगोपन की असाधारण क्षमता ही उसका प्रधान कर्म था। अगर वह उस दिन मेरा मन लेने समझने के लिए खुद हाजिर नहीं होता तो मैं त्रिकाल में भी उसको पकड़ सकता कि नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। इसको साफ यूँ समझो कि तुम जिस दिन उस विज्ञापन के अनुसार ही मुकाम पर जाकर रोशनी के खंभे से लगे खड़े थे, उस दिन तुम्हारा भाव देखकर उसको संदेह हुआ तो भी तुमको चिट्ठी दे गया। फिर छिपकर तुम्हारा पीछा करने लगा। जब तुम इस मकान में आए तब उसको कुछ भी संदेह नहीं रह गया कि तुम हमारे ही दूत हो। उसको यह मालूम था कि संतोष का मामला हमारे हाथ में आया है। इस कारण उसको दृढ़ विश्वास हो गया कि मैं उसकी बहुत बातें जान गया हूँ, और कोई होता तो ना जाने क्या करता। यह सब छोड़ छाड़कर भाग भी जा सकता था, लेकिन कृष्णदेव का कितना साहस कि मेरा मन जानने को खुद आ गया। वह यह जानना चाहता था कि मैं कहाँ तक क्या जानता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। उसको यहाँ आने में कुछ भी भय था या खतरा नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णदेव ही मार का कंटक वाला और ग्रामोफोन पिन भी है। यह जानना मेरे लिए संभव भी नहीं था, और जानता तो भी प्रमाणित नहीं कर सकता था। केवल एक भूल कृष्णदेव ने की थी। मैं बोला, वह क्या? हंसराज बोले, उस दिन मैं सवेरे उसी की इंतज़ारी में बैठा था। यह उसको मालूम नहीं हो सका। वह खोज खबर लेने आवेगा यह मैं जानता था। जानते थे तब आते ही गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कैसी लड़कपन की बात करते हो विजय। उस घड़ी गिरफ्तार करने से तो मानहानि के मुकदमे में हर्जाना ही देना न पड़ता और क्या होता। उस समय इसका प्रमाण क्या था कि वह खूनी आसामी है। उसको पकड़ना तो मोर्चे पर न चाहिए, छुरी वह चाहिए जो खून लगी ही पकड़ ली जाए। इसी वास्ते खेत पर किसानी करते ही पकड़ने के लिए छाती पर प्लेट रखकर हम लोग खेल करने गए थे थोड़े। जब कृष्णदेव ने हमसे बातें करके यह समझ लिया कि मैं बहुत बातें जानता हूँ, इतना ही वह नहीं समझ पाया कि उसको भी पहचानता हूँ। इसी से उसने समझा कि अब मेरा बचा रहना खटके से खाली नहीं है। इसी वास्ते मुझे भी वह एक तरह से नेवता ही दे गया था। कह गया कि रात को रेसकोर्स वाले रास्ते से आना। वह जानता था कि तुम्हें भेजकर एक बार छक गया हूँ, अब मैं खुद ही आऊँगा। लेकिन एक बात का खटका उसे था कि मैं शायद पुलिस लेकर आऊँ। इसी से उसने उस घड़ी पुलिस का प्रसंग छेड़ा था। लेकिन जब मैं पुलिस के नाम पर जल भुनकर सुलग उठा तब वह खुश होकर उसी दम चला गया और मुझे जमा की तरफ नहीं, नाम की ओर लिख ले गया। अब कुछ देर चुप रहकर हंसराज बाबू बोले, तुमको याद होगा जिस दिन संतोष कुमार पहले पहल आए थे, उस दिन मैंने उनसे पूछा था कि जब धक्का लगा तब किसी तरह का शब्द हुआ था या नहीं।
लेकिन उन्होंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। वहाँ भी जोड़ा नहीं बैठा। लेकिन जब मारकंटक की चिट्ठी पड़ी तब सब मामला आईने की तरह साफ हो गया। तुम्हारे पूछने पर मैंने कहा था कि एक चीज़ मुझे मिली है, बाइसिकल। बाइसिकल की बात क्यों उस समय तक दिमाग में नहीं आई, यही आश्चर्य है। असल में अब विचार करने से जान पड़ता है कि साइकिल के सिवा कोई दूसरी सवारी उस काम में आ ही नहीं सकती। इसके ऐसा सुगम और आडंबरहीन होकर खून करने के लिए दूसरा उपाय ही नहीं है। तुम रास्ते से चले जा रहे हो, सामने ही एक साइकिल आ पड़ी। उसके सवार ने तुमको बचने के लिए घंटी दी और वह बगल से चला गया। तुम भी कटे पेड़ की तरह धरती में गिरकर ढेर हो गए। बाइसिकल सवार पर किसी को संदेह भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो दोनों हाथों हैंडल पकड़े है। कोई हथियार छोड़ेगा कैसे? उसकी ओर किसी ने आंख उठाकर देखा भी नहीं। एक बार पुलिस ने बड़ी बुद्धि लगाई थी, तुमको याद होगा। ग्रामोफोन पिन का अंतिम शिकार पुलिस ऑफिस के पास वाले मोड़ पर ही हुआ था। उसी दम सबका रास्ता बंद करके पुलिस ने वहां के सब आने जाने वालों की राय रत्ती तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। मेरा विश्वास है कि कृष्णदेव भी वहीं था और उसकी भी ठीक तलाशी ली गई थी। कृष्णदेव मजे से हंस रहा था, क्योंकि उस घड़ी साइकिल की घंटी को खोलकर देखने की सोच किसी दरोगा को नहीं हुई। यही कहकर हंसराज बड़े ध्यान से बाइसिकल की घंटी देखने लगे। टेबल पर का लंबा खुला लिफाफा उड़कर मेरे पांव के पास आया। उसको उठाकर टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा, पुलिस कमिश्नर क्या लिखते हैं? हंसराज बोले, कई बातें लिखी हैं। पुलिस और सरकार दोनों ही मुझे धन्यवाद दे रहे हैं और कृष्णदेव के आत्मघात करने से लोग दुख प्रकट कर रहे हैं। इससे तो उन लोगों को खुश ही होना चाहिए था, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत कुछ खर्च और मेहनत बच गई। खैर, चाहे जो हो, सरकार से जो पुरस्कार की घोषणा हुई थी वह तो मुझे मिलेगा ही जल्दी। इसमें तो कुछ संदेह ही नहीं रहा, क्योंकि बड़े साहब भी जानते हैं कि हमारी अर्जी तुरंत मंजूर हो जाएगी। उसका उपाय भी वे कर रहे हैं। कृष्णदेव की लाश देखकर किसी ने पहचाना नहीं है। ज्वेल कंपनी वाले कहते हैं कि यह उनका कृष्णदेव नारायण नहीं है, और यह भी कहते हैं कि उनका कृष्णदेव उनके काम के लिए पूना गया हुआ है। इससे जान पड़ता है कि उसका यह कृष्णदेव नाम भी नकली था। लेकिन इस असली नकली से क्या होता है? हमारे लिए तो यह सदा कृष्णदेव नारायण ही रहेगा। चिट्ठी के अंत में बड़े साहब ने एक सख्त बात लिखी है कि यह घंटी वापस देना है, यह सरकार की संपत्ति हो गई है। मैं बोला, इस पर तुम्हारी ममता बहुत हो गई है ना, छोड़ना नहीं चाहते? हंसकर हंसराज ने कहा, सच्ची बात है विजय, अगर मुझे उस 2000 पुरस्कार के बदले भी यह घंटी बख्श दी जाए तो मुझे दुख ना होगा। खैर, कृष्णदेव की एक यादगार फिर भी मेरे पास रहेगी। वह क्या? अरे भूल गए इतनी जल्दी? वह 10 रुपये का नोट जो है, इसको फ्रेम में मड़वा कर रखूँगा। इसका दाम मेरे लिए 100 से भी ऊपर है। यही कहकर हंसराज ने घंटी दराज में बंद कर दी। जब लौट आए तब मैंने पूछा, अच्छा हंसराज बाबू, सच कहिए, आप जानते थे ना कि पान के बीड़े में विष है? हंसराज कुछ देर तक चुप रहकर बोले, जानने और ना जानने के बीच में एक जगह है जिसको संभावना कहते हैं। कुछ देर बाद फिर बोले, तुम क्या समझते हो कि कृष्णदेव साधारण खूनी की तरह फांसी चढ़ता तो अच्छा होता? मैं तो ऐसा नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस तरह से उसका जाना ठीक हुआ। वह कितना बड़ा आर्टिस्ट था, यह वह हाथ पांव बंधे रहने पर भी दिखा गया है। मैं तो चुप रह गया। श्रद्धा और सहानुभूति कहाँ से कहाँ जाती है, यह देखने पर विस्मित होना पड़ता है। चिट्ठी है, कहकर पोस्टमैन एक रजिस्ट्री दे गया। उसे खोलकर हंसराज बाबू ने भीतर से एक रंगीन कागज का टुकड़ा निकाला। उस पर एक नज़र डालकर उसे हंसते हुए मेरी ओर बढ़ाया। देखा तो बाबू संतोष कुमार का दस्तखत किया हुआ 1000 रुपये का बेरर चेक है। तो दोस्तों, इस प्रकार हंसराज की डायरी की दूसरी कहानी ग्रामोफोन पिन का रहस्य का दूसरा भाग भी समाप्त हुआ और कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें
और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते हैं नॉवेल्स की स्टोरी के साथ साथ बढ़िया बढ़िया कॉमिक्स, जिसमें खासकर चाचा चौधरी के कॉमिक्स हैं जो अलग अलग आवाज़ के साथ हैं और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ हैं, जो आपको बेहद पसंद आएंगे। धन्यवाद।